कौन कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से भारत की जीडीपी दर कम दिख रही है। पहले अनुमान किया जा रहा था 7-7.5% के आसपास, लेकिन अब ये मात्र 5.4% तक आकर के रुक गई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है और भारत की जो जीडीपी दर है आखिर उसमें इतना झटका लगा क्यों है कि जो पुराना डेटा है वो क्या कह रहा है और जो अभी डेटा आया है उसमें कितना ज्यादा अंतर है। जीडीपी जीडीपी जीडीपी, भारत की जीडीपी दर आखिर इतनी कम क्यों हुई है, कौन कौन से वजह है, आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वैसे तो ये डेटा रिलीज हो चुका है 29 नवंबर को ही, लेकिन सारा एनालिसिस आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, बहुत ही गहराई के साथ सारी चीजें जानने वाले हैं। कौन कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से भारत की जीडीपी दर कम दिख रही है, क्या वो वजह है। देखिए, भारत का जो जीडीपी है वो सेकेंड क्वार्टर के लिए भी बताया जा रहा है, लेकिन इसका दर पहले अनुमान किया जा रहा था 7-7.5% के आसपास, लेकिन अब ये मात्र 5.4% तक आकर के रुक गई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है, कौन कौन से इसके वजह हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये 2024-25 अभी चल रहा है और इसी दौरान ये देखा जा रहा है कि भारत की जीडीपी दर जो सेकेंड क्वार्टर का आया है ये मात्र 5.4% है, 5.4%, जो कि पहले 7-7.5% का अनुमान लगाया जा रहा था। सबसे पहले जानिए कि जो डेटा है वो रिलीज कौन करता है। एक देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है पेज नोट ऑन एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर यहां पर कहने का मतलब है कि ये जुलाई से सितंबर तक का जो अपना टाइम पीरियड है उसके लिए जो क्वार्टर जीडीपी है ये रिलीज किया गया है, और ये ध्यान रखेंगे 2024-25 के लिए रिलीज किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये डेट जो है वो ध्यान रखेंगे 29 नवंबर 2024 को ही पूरी तरीके से रिलीज किया गया था, लेकिन अब इसके अंदर सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं डेटा के साथ। आंकड़े क्या कहते हैं और भारत की जो जीडीपी दर है आखिर उसमें इतना झटका लगा क्यों है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो ध्यान रखेंगे ये जो डेटा है रिलीज किया जाता है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि सरकार इसको रिलीज करती है। लेकिन ये कहां से रिलीज होता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे हम NSO कहते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर में नेशनल अकाउंट्स डिवीजन होता है और वहीं से ये पूरा डेटा रिलीज होकर के आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता चल गई है। अब हम लोग यहां से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल देखो, अपनी जो देश की जीडीपी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से मापा जा सकता है, ये तो हम लोग आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप डेटा के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान रखेंगे 29 नवंबर 2024 को ये डेटा जब रिलीज हुआ, उसके साथ ही ये बताया गया कि अपनी जो देश की जीडीपी है तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि NSO ये रिलीज कर दिया कि भैया अपना जो क्वार्टरली जीडीपी है वो अब जो है कितना होगा। अब जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है 2024-25 के लिए कि ये कितना होगा। तो आप यहां पर देखेंगे अभी डेटा के साथ, सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे, सीधे सीधे लिखा हुआ है रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 5.4% इन सेकेंड क्वार्टर। मतलब जो दूसरी यहां पर तिमाही है उसके दौरान आप देख सकते हैं कि 5.4% है, और ये 2024-25 के लिए हम बात कर रहे हैं। जबकि आप पहले देखेंगे तो ये पहले का जो एस्टिमेटेड रेट है वो आप देखेंगे 8.1% है। मतलब कि यहां से आपको समझ आ गया होगा कि हम पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं 23-24 का। ये कितना था उस समय, ये देखेंगे यहां पर 8.1% था, लेकिन 2024-25 का जो सेकेंड क्वार्टर जीडीपी रेट आया है ये मात्र 5.4% है, 5.4%। और भी सारे वजह हम लोग जानेंगे एक एक करके। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा यहां पर शो करने की कोशिश कर रही है, हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, वो ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है, हम लोग जो वस्तुएं खरीदते हैं, है ना, मतलब घरेलू क्षेत्र जो वस्तुएं खरीदता है वो खर्चे को यहां पर दिखाया जा रहा है, एस्टिमेटेड तौर पर दिखाते हैं। सो फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये यहां पर दिखाया जा रहा है कि मात्र जो वो 6% रहा, जबकि पहले आप देखेंगे तो ये जो है 6.7% के आसपास जो वो ये चीजें पहले देखी जा रही थी। सेकंड क्वार्टर में ये चीजें अभी रिलीज होकर के आई है। इसके पीछे की सारी वजह हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप ये ध्यान देंगे कि जो पुराना डेटा है वो क्या कह रहा है और जो अभी डेटा आया है उसमें कितना ज्यादा अंतर है। आप यहां से ध्यान देंगे कि 2023-24, 22-23 का भी देख सकते हैं, 23-24 का भी है और 24-25 का भी है। मतलब उससे पहले का भी आप लेना चाहते हैं तो 21-22 का भी है। मतलब 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, मतलब कि 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा भी डेटा तो आपके सामने है। अब यहां पर देखेंगे कि 21-22 में 2021-22 में जो सेकेंड क्वार्टर जीडीपी रेट था ये 9.9% के अप्रॉक्स में देखा जा रहा था। और ये ध्यान रखेंगे कि जीडीपी दो तरीके से मेजर किया जाता है।
एक होता है करंट प्राइस पर, एक होता है कांस्टेंट प्राइस पर, यानी कि चालू कीमत पर और स्थिर कीमत पर। तो यहां पर जो रेट आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट प्राइस पर है, यानी कि स्थिर कीमत पर है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है आगे हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर आप डेटा पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि 21-22 में अगर आप सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी रेट देखें तो 9.9% जो है वो एस्टिमेटेड रहा। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 2022-23 का सेकेंड क्वार्टर तो ये 5.5% था, है ना। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 2023-24 का सेकेंड क्वार्टर में 8.1%। लेकिन अब जो है वो डेटा ये आ रहा है 2024-25 में कि ये जो है वापिस से 5.4% रह गया है। मतलब ऐसा हुआ क्यों है, कौन कौन से कारण हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहां से आपको तो रेट पता चल गया होगा कि जो 2021-22 में सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी रेट था 9.9% एस्टिमेट किया गया। उसके बाद जो है वो 2022-23 के लिए जो सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी रेट था 5.5% रहा। मतलब कि दोबारा से जो हम लोग 22-23 का जो डेटा देख रहे थे उसी के अप्रॉक्स में ये हमारा 2024-25 का भी दिख रहा है। मतलब इतने वर्षों में हमने जो काम किया, 1-1.5 साल में जो हमारे यहाँ पर काम हुआ उसका कुछ जो है धनात्मक असर दिख नहीं रहा है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी आप देखें 2021-22, 22-23, 23-24 और अभी आप 24-25 का देख लेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है 5.4%। आखिर ये कम क्यों है, आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग अलग अलग सेगमेंट को ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए सरकारें भी कुछ पैसा खर्च करती है आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो ये उन चीजों को दिखा रही है। उसके साथ में है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके जरिए देश में भारी मात्रा में पूंजी खर्च किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए। उसके साथ ही यहां पर आप देख लेंगे चेंजेस इन स्टॉक की बात कर रहा है। फिर वेरिएबल्स बहुत सारी जो है वो वैल्यूज लिए जाते हैं। इसमें जो है एक्सपोर्ट वैल्यूज भी नोट किया जाता है और साथ में इंपोर्ट वैल्यूज को। हालांकि आप इसको अभी कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरी तरीके से कि ये है असल में है क्या। देखिए भारत की जो जीडीपी दर है वो आपने देख लिया कि 5.4% है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका रेट आप देखेंगे 2024-25 में तो आपको रिलीज यहां पर नजर आ जाएगा कि 2024-25 में जो है एस्टिमेट किया जा रहा है कितना, मात्र जो वो 6%। मात्र कितना, 6%। हम मात्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो इससे पहले की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। यहां पर पिछले वर्ष 2023-24 की बात कर रहे हैं तो उस समय 2.6% है। यानी कि यहां पर जिस तरीके से एस्टिमेट किया जा रहा था उससे पहले जो 2024-25 का डेटा है उसमें आप देखिएगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर का आया था उसमें एस्टिमेट किया जा रहा था 7.4%। लेकिन अब जो सेकेंड क्वार्टर का आया है इसमें 6% है। इसीलिए मैंने मात्र शब्द का प्रयोग यहां पर किया है, क्योंकि यहां पर देखेंगे 2024-25 का फर्स्ट क्वार्टर में 7.4%, लेकिन उसके अगले ही 3 महीने में 6%। मतलब ये जो नुकसान हुआ है ये सरकार यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात बताते हैं आपको, देखेंगे यहां पर जो दूसरा है गवर्नमेंट के जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में सरकारें जो है खर्चा नहीं कर रही थी, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव होने थे और चुनाव के दौरान जो है वैसे खर्चे नहीं हो पाते जनरली, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर चेंजेस होने की भारी संभावना रहती है। तो कुछ कुछ नीतियां जो है वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। ये बातें तो सभी को समझ आता है। लेकिन यहां पर सेकेंड क्वार्टर में जो है वो सरकार की खर्चे दिख रही है 4.4%, जो कि पहले ये नेगेटिव था, लेकिन अब सेकेंड क्वार्टर में ये जो है 4.4% दिख रहा है। मतलब सरकारें खर्चे कर रही है। अब यहां पर देखिएगा कि ग्रॉस फाइनल जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसके ऊपर जो डेटा आया है वो पहले का जो डेटा एस्टिमेट किया जा रहा था 7.5% है। मैंने जैसे कहा कि पिछले वर्ष का डेटा देखोगे तो वही सेकेंड क्वार्टर में 11.6% है, लेकिन अभी का जो सेकेंड क्वार्टर रिलीज डेटा आया है वो है 5.4%। मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कहीं कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस तो भारी मात्रा में हुए हैं। ये परसेंटेज हो सकता है कि आपको छोटा लगे, लेकिन ये पूरे भारत के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है। सो ये कोई छोटा डेटा नहीं है, बात समझिए। इसके अलावा भी आप यहां पर देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट वैल्यूज है वो हमारा कितना हुआ है, तो एक्सपोर्ट वैल्यूज फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में 8.7%। ध्यान दीजिएगा 8.7%। वहीं पर आप दूसरा इसका डेटा जो सेकेंड क्वार्टर के लिए देख रहे हैं वो है 2.8%। मतलब हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होकर के दूसरे जगह जाता है वहां से जो हमें वैल्यूज मिलते हैं वो भी हमारे यहां पर बहुत कम आया है। मतलब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे सीधे तौर पर, मतलब बहुत कम है 2.8%। जबकि उससे पहले वाला जो तिमाही था
उसके अंदर आप देखोगे तो 8.7% है। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अब यहां पर आइए, इंपोर्ट करने की अगर बात करें तो इंपोर्ट वैल्यूज के मामले में देखिएगा, ये पहले 4.4% था, लेकिन अभी के समय में ये 2.9% दिख रहा है, और ये भी नेगेटिव में डेटा यहां पर हमें दिख रहा है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि हमने आपको जो है कई बार आपको समझाया है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट कहीं दूसरे जगह करते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल, अपना सामान, तो वहां से हमें पैसे आते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट वैल्यूज को पॉजिटिव में लिखा जाता है। लेकिन जब हम लोग किसी दूसरे देश का सामान खरीदते हैं तो हमारा चूंकि पैसा देश के बाहर जाता है, तो इसका मतलब हम उसे इंपोर्ट को लिखते हैं एम से, और उसके वैल्यूज को हम लोग नेगेटिव में दिखाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट, यानी कि शुद्ध निर्यात बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये नेट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट होता है। तो यहां से आपको ये डेटा सारा दिख गया, और सबसे ज्यादा जो डिफरेंस दिखा वो किसमें दिखा है? तो एक्सपोर्ट के मामले में दिखा है, क्योंकि ये 8.7% पहले तिमाही के अंदर था, लेकिन दूसरी तिमाही का जैसे ये डेटा आ रहा है तो ये 2.8% मात्र यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। चलिए आगे और भी अच्छे से समझते हैं इसको। अब यहां पर समझना कि ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, लाइवली स्टॉक है ना, इसके अलावा जो है फॉरेस्ट्री यानी कि वनों को रखा जाएगा, फिर फिशिंग को रखा जाता है, माइनिंग को रखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर कई सारी यूटिलिटी जो है शामिल किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का भी मामला जो होता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब सीधे सीधे होता है कि जहां पर सामान बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, मोबाइल बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है देश के अंदर में, ये सारा डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नोट किया जाएगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाला मामला है, ये क्या होता है? जहीं बना वहीं रहेगा। जैसे बिल्डिंग है ना, या फिर रोड बना, डैम बना, ये सब क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर टर्सरी सेक्टर का देखेगा तो इसके अंदर व्यापार यानी कि ट्रेड को शामिल किया गया है। फिर इसी प्रकार से होटल्स जो है शामिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शामिल किया जाता है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार को शामिल किया जाता है, कई तरह की सर्विसेज शामिल होती हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो मामले होते हैं, खास करके फाइनेंशियल जो या फिर रियल एस्टेट का मामला होता है, ये सारा जो है सर्विस सेक्टर के अंदर या फिर टर्सरी सेक्टर के अंदर नोट किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यूज निकल करके आया है, ये पहले क्वार्टर के अंदर आप देखोगे तो पहले क्वार्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर की जो हालत है 8.5% है, 8.5%। और ये डेटा क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, ये करंट प्राइस पर है। करंट प्राइस होने का मतलब है चालू कीमत। अभी इसके ऊपर आने वाले डिटेल में समझेंगे सारी चीजें। और उसके अलावा ये भी जो है सेकेंड क्वार्टर का ही आपको हम डेटा दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर का डेटा देखोगे तो 6% है। मतलब हमारी जो जीडीपी दर है उसमें कंट्रीब्यूशन एक तरीके से देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर की हालत जो है वो अच्छी खासी थोड़ी बनी हुई है। लेकिन बाकी सेक्टर का अगर आप ध्यान दोगे, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर है यहाँ पर, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो डेटा है वो पहले 9.2% रहता है, 9.2% पहली तिमाही के अंदर में। लेकिन जो दूसरी तिमाही आ रहा है उसके अंदर डेटा ये आ रहा है 4.6%। मतलब इतनी ज्यादा डिफरेंस हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। क्या ये बातें समझ आ रही होगी आप लोगों को? उसके अलावा आप टर्सरी सेक्टर की हालत देखेंगे तो यहां पर ये 10.5% है, लेकिन यहां पर ये 10.1% पर बना हुआ है। मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एंड टर्सरी सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर अच्छे से वर्क लगभग कर पा रहे हैं। हम फेलियर कहां पर हो रहे हैं? तो फेलियर हमारी हो रही है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर में। बातें आपको समझ आ रही होगी। अब यहां से कौन सा ऐसा वजह है, सब कुछ हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा तो समझ आ गया है कि हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारी गिरावट बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अब आइए यहां से, चूंकि ये करेंट प्राइस के ऊपर था और सारा ये जीबीए वाला प्राइस हम लोग देख रहे थे, आखिर ये चीजें होती क्या है, एक एक करके सारी चीजें हम लोग समझेंगे। यहां पर एक बार आइए इसको देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो पूरी तरीके से एक खर्चे को दिखाया जा रहा है ना, और ये खर्चा जो है वो किस तरीके से पूरी जीडीपी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन है इसका, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो यह है कि हमारी जो कुल अर्थव्यवस्था है ये 4 भागों में बटी हुई है। अब कहेंगे सर 4 भाग कैसे, ये तो 3 ही भाग होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो माइक्रो लेवल पर है। मैक्रो लेवल पर ये 4 होता है। जैसे कि पहला जो भाग होता है ये इसको हम लोग कहते हैं उपभोग क्षेत्र, जिसे आप घरेलू क्षेत्र कह सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर कह सकते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा या घरेलू क्षेत्र के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम लोग सी से नोट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि यहां पर लिखा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई होगी। दूसरी जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट होता है ये है फर्म, और फर्म को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है।
जो कि निवेश करने का काम करती है देश के अंदर में, तो उसके निवेश खर्चे को हम लोग आई बोलते हैं। देश के अंदर में जो तीसरा क्षेत्र है वो होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो सरकार जो खर्चे करती है उसको हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसे रिलीज किए या फिर खर्च किए, ठीक है ना। तो जनता की भलाई के लिए भी कर सकती है या फिर जो है वो मोटे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कर सकती है। मतलब कि देश में रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गांव तक पहुंचाना हो, ये सारे खर्चे जो है सरकार करती है। सो यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस ये सब जो है स्थापित करती है गवर्नमेंट, तो उन खर्चे को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इसके साथ ही अपने देश का कोई नागरिक अगर दूसरे देश का सामान खरीद रहा है, आयात करता है, अपने देश का जो है कोई फर्म सामान दूसरे देशों में बेचता है, तो वहां से पैसे आते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला। तो हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस एम। तो यहां पर आपने देख लिया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर में ये टोटल 4 सेक्टर हैं। 4 सेक्टर के अंदर में खर्चे किस तरीके से हो रहे हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं। ये भविष्य के लिए खर्चा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जरूरतों के हिसाब से किए गए खर्च होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो कि सबसे बड़ा खर्च होता है, अब ध्यान ये भी रखेंगे, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये वो होता है जो देश की फर्में, देश की कंपनियां अपने निवेश को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो खर्चे करते हैं ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जनरली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना लोगों का और सरकार का, ये दोनों खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, देखिए हमारे देश के लोगों की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बहुत सारे इनकम का पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे सके। तो सरकारें क्या करती है, वो खर्चे आम जनता के लिए करती है, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रमों को बना करके। तो यहां पर हमको समझ आ गया है कि ये दोनों खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत खास है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इस हद तक भी आपकी जीडीपी दर निर्भर करती है। बातें समझ आ गई होगी। तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ आ गई है तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि जीडीपी जो होता है, जीडीपी अगर आप एक्सपेंडिचर पार्ट को देखें यानी कि खर्चे को देखेंगे, तो खर्चे को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 अलग अलग विधियां होती है। एक विधि होता है जिसमें कि उत्पादन विधि की बात करते हैं या फिर मूल्य जोड़ विधि की बात करते हैं। दूसरा विधि होता है आय विधि और तीसरा होता है व्यय विधि। व्यय विधि से जीडीपी को मापना बहुत आसान होता है। सो यहां पर देखिएगा जीडीपी अगर आप खर्चे से मापें, और चूंकि ये खर्चे के रूप में ही दिखाया जा रहा है तो हम उसी फॉर्मूले को ले रहे हैं। सो यहां पर खर्चा कैसे दिखाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, उसके अलावा जो कंपनियां देश में निवेश करती है आई, उसके बाद सरकार जो खर्चे करती है, फिर हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को रख दिए। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो एक साथ में अगर जोड़ करके लाया जाए तो देश की जीडीपी पता चलता है। लेकिन इन सब में, इन चारों कंपोनेंट में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी में से सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, आइए देखते हैं डेटा के साथ। यहां पर देखोगे कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले क्वार्टर के अंदर में 60.4%, 60.4% जो है कंट्रीब्यूशन पूरी जीडीपी के अंदर फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का था। मतलब हम लोग आम नागरिक जो पैसा खर्च करते हैं ये वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये सेकेंड क्वार्टर में बढ़ा नहीं है, बिल्कुल बढ़ा है। तो यहां पर जो है ये बातें समझ आ रही है कि हाँ योगदान तो ज्यादा है, लेकिन ये योगदान कई बार इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि कीमतें बढ़ जाती है। बात समझिए, कीमतें बढ़ जाती है तो इसलिए भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अभी उसके ऊपर डिटेल में और भी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा आप देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो ये जो है वो पहले ही तिमाही के अंदर कितना था, 10.2%, लेकिन अभी जो सेकेंड क्वार्टर का डेटा आया है इसके अंदर 10.1% है। मतलब सरकार अपने खर्चे पर लगभग टिकी हुई है। पहले जितना कंट्रीब्यूट कर रही थी पहले तिमाही के अंदर, दूसरी तिमाही के अंदर भी उतना ही लगभग योगदान है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। तीसरा ग्रॉस फाइनल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपको दिख रहा है कितना, 31.3%। लेकिन अभी कितना है, ये नया जो डेटा आया है अभी जो सेकेंड क्वार्टर का उसमें दिख रहा है 30.8%। मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर एक थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया ही है। यहां पर आप ध्यान देंगे एक्सपोर्ट का वैल्यू, खास करके एक्सपोर्ट को आप ध्यान देंगे तो यहां पर पता चलेगा 0.6% पहले कंट्रीब्यूशन था, यानी कि हम कंट्रीब्यूट जीडीपी के अंदर कम कर पा रहे थे। लेकिन इस बार अगर सेकेंड क्वार्टर की बात करेंगे तो ये देखिए 2.9%, यानी कि हम जो है वो अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट करके पैसे अर्न कर पा रहे हैं। ये बातें तय हो गई होगी। मतलब दूसरे देशों से पैसा आने की तो बात है ही नहीं, यहां पर
कि जीडीपी कमजोर पड़ जाए। कमजोरी एक तो हमें कहां दिखी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, और दूसरी जो कमजोरी हमें दिख रही है वो यहां पर दिखेगी आपको, जब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये टोटल का टोटल जो इंपोर्ट वैल्यूज है ये आप देखेंगे पहली तिमाही के अंदर में 23.9% है, और अगली फिर तिमाही जो सेकेंड क्वार्टर के लिए आया है ये 24.8% है। मतलब यहां पर भी जो है वो एक छोटा सा गैप हमें दिख रहा है। सो ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है ना पहले की तुलना में अब ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये मामला भी क्लियर हो गया होगा। सो हम दूसरे देशों के ऊपर में जितना ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, दूसरे देशों का सामान खरीदते रहेंगे, तब तक देश का जो पैसा है वो बाहर रिलीज होता रहेगा, अपने देश को नुकसान लगता रहेगा। सो अपने देश का सामान खरीदना है और अपने देश के अंदर में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाना है, अपने देश की सरकार को टैक्स में हेल्प करना है, तब जाकर के देश की जीडीपी एक अच्छे लेवल तक मेंटेन हो पाएगा। इसके अलावा भी जो डिमांड बूस्ट करने की बात है, सरकार अगली तिमाही में कुछ खर्चे बढ़ाने वाली है, यह अनुमान भी आपको पता चल जाएगा अगली तिमाही के अंदर में। और जैसे ही फिर फाइनल डेटा आएगा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, तो आप देख पाएंगे कि भारत जो है कैसे देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है। वो तो प्राइमरी सेक्टर होगा ही, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर पर सरकार को फोकस करना होगा। सो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके अंदर और भी गहराई से चर्चा करते हैं कि आखिर ये तिमाही जो हमने शब्द इस्तेमाल किया ये क्या होता है। देखिए अपना जो एक वित्तीय वर्ष होता है भारत का, तो भारत का ये जो वित्तीय वर्ष है, ध्यान रखेंगे भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक ये चलती है। तो यहां तक की जो समय अवधि है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये 1 अप्रैल हमने ले लिया 2024, ध्यान रखेंगे। और फिर हम क्या बात कर रहे हैं 31 मार्च, लेकिन क्या हम 31 मार्च 2024 की बात कर रहे हैं? नहीं, हम 31 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया एक वित्तीय वर्ष। अब सोचिए इस पूरे के पूरे साल के अंदर, है ना, पूरे यानी कि 12 महीने हैं यहाँ पर, तो ये जो है पूरे एक साल के अंदर में कितने जो है वो तिमाही होते हैं? तो 4 तिमाही होते हैं, जो कि 4 तिया कितना हो जाएगा 12, है ना, 12 महीने तो होते हैं एक साल में। तो यहाँ पर पूरे के पूरे एक वित्तीय वर्ष के अंदर में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ आ गई हुई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक वित्तीय वर्ष में कुल कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। पहली तिमाही जो शुरुआत होता है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है, सो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। अब इस दौरान जो डेटा आया था वो भी मैंने आपको दिखाया, जिसको Q1 करके नोट किया जा रहा था, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी जो तिमाही अभी का डेटा जो रिलीज किया गया है वो कौन सा था? दरअसल 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक का। देखिए जो डेटा आता है ना, अब कहेंगे सर हम तो दिसंबर में पहुंच गए, डेटा नवंबर में जारी हो रहा है, और ये बात कर रहे हैं फिर कि डेटा सर एक्चुअल में है जुलाई से लेकर के सितंबर तक का। तो हाँ, डेटा जो है 2 महीने बाद आता है। बात समझिए, डेटा जो रिलीज होता है वो 2 महीने बाद आता है, किसी भी तिमाही का 2 महीने बाद डेटा रिलीज होता है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरी जो तिमाही है ये 1 अक्टूबर से शुरू हो गया और 31 दिसंबर तक ये जो है चलेगा। सो तीसरी तिमाही जैसे ही अब रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, तो आप इसका जो है हालचाल देख लीजिएगा कि कैसा है। हालांकि 5.4% अगर जीडीपी दर है तो बहुत तेजी के साथ ये गिरा है। इसको उठाने के लिए मुख्य रूप से आपको ध्यान देना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के लिए, या फिर कह लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करके देश के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करें। सो यहां पर इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कहने का मतलब है कंपनियों के ऊपर में लाभ के ऊपर जो लगाया गया टैक्स होता है। अगर लाभ में उन्हें जो अच्छा से अच्छा जो है वो मौका मिले कमाने का, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में वो देश का उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में देश की जीडीपी को बहुत तेजी गति से बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि देश में प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो रोजगार का भी सृजन होता है। सो रोजगार सृजन के लिए सरकार को सोचना होगा कि जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है इसमें थोड़ा सा कमी करना होगा। ये बातें समझ आ गई होगी ओवरऑल। अब देखिए यहां पर जो चौथी तिमाही है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। अब 1 जनवरी तो अभी आया नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक 2025 तक ये चलेगा। सो ये पूरी की पूरी चौथी तिमाही, तो यहां पर पूरा का पूरा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ओवरऑल ये तीनों वर्षों का, सॉरी 3 वर्ष तो नहीं बल्कि 4 ये तिमाहियों का अगर जोड़ दिया जाए एक साथ में, तो पूरे एक वर्ष के लिए जो है पता चल जाएगा कि जीडीपी दर क्या है। मतलब अभी जो है ये फाइनल डेटा नहीं है, ये सिर्फ तिमाही के हिसाब से आ रहा है कि पहली तिमाही का क्या था, दूसरी तिमाही का क्या है। अभी तक तो यहाँ का डेटा आया है, अभी 2 तिमाही हमारे हाथ में बचे हुए हैं। और इस दौरान एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अब ये जो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही आ रही है, सरकार इसको कहती है कि ये खर्च करने की अवधि है। जो गवर्नमेंट है वो भी खर्च अपनी बढ़ाएगी, और दूसरी तरफ ये शादी विवाह का तो है मौसम होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस दौरान जो है लोग खरीदारी अच्छी खासी मात्रा में करते हैं, सोना या फिर भारी भरकम जो है वो ज्वेलरीज बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। तो इस दौरान जो है खर्चे बढ़ेंगे देश के अंदर, तो देश की जीडीपी आपको अच्छा खासा
हालत में दिखेगा, ठीक है ना। सो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि 4 तिमाही होता है और 4 तिमाहियों का डेटा अगर एक साथ में रिलीज होकर के आता है तो पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए फाइनल जीडीपी दर होता है। बात समझ आ गई होगी। चलिए अब यहां पर आते हैं और एक एक करके और भी मामले को समझते हैं कि आखिर ये जीडीपी जो आप कह रहे थे, ये जीडीपी होता क्या है। देखिए देश के अंदर में वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं तैयार होती है, लेकिन अगर हम ये आपको ये कह दें कि चलिए आज के समय में ये डिजिटल बोर्ड बनकर के तैयार हो गया जिस पर हम अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो यहां पर ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये अंतिम वस्तु है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल अंतिम वस्तु है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये फाइनल गुड्स हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो भी कुछ लगना था, जो भी कल पुर्जे लगने थे, सब लग करके तैयार हो गया और हम इसे इलेक्ट्रिसिटी दे करके अब इसको यूज कर पा रहे हैं। मतलब जब कोई वस्तु इस तरीके से बन करके तैयार है कि उसमें किसी तरह का अब नया जोड़ तोड़ नहीं करना है, जैसा है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये फाइनल गुड्स है। देखेंगे मेरे हाथ में ये स्टाइलस, तो ये भी क्या है, एक तरह का अंतिम वस्तु है। कपड़ा क्या होता है, ये बनकर के पूरी तरीके से तैयार था, हमने पहन लिया, तो ये भी क्या है, फाइनल गुड्स है। तो देश के अंदर में कई सारी वस्तुएं बनती है और उसे हम अंतिम वस्तु बोलेंगे जब उसमें कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया आगे अब नहीं होगी। बात समझ आ गई होगी। तो देश के अंदर में सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाएं भी बनती है। तो पूरे के पूरे एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के दौरान कितनी जो है देश के अंदर में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं तैयार की गई है, उसके कुल बाजार मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी आपको समझ आ गया होगा कि पूरे के पूरे एक देश के अंदर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं तैयार की गई हैं, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। ये बातें समझ आ गई होगी। लेकिन जीडीपी को असल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है जीडीपी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर किसी भी वस्तु का दाम 5 रुपया है और उस वस्तु का उत्पादन अगर मान लीजिए कि 10 इकाई हो रहा है, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि वस्तु का कीमत कितना है, 50 रुपए है। इसी तरीके से देश के अंदर अगर सर्विसेज की कीमत की बात की जाए, ये तो वस्तु का कीमत था, है ना। अब जो है सर्विसेज की कीमत की अगर बात किया जाए तो मान लीजिए 100 रुपए में कोई डॉक्टर किसी का इलाज करता है और वो सर्विसेज कितने लोगों को प्रोवाइड करता है, मान लीजिए 1 आदमी को। तो इस तरीके से देश की जो जीडीपी होगी वो क्या होगा, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, प्राइस ऑफ क्या होगा, गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज। अब बताइए कि पहले जो गुड्स का प्राइस है ये कितना है, 5 रुपए, और कितने जो है सामान देश के अंदर तैयार हुआ अंतिम रूप से 10 वस्तुएं हैं, और ये प्राइस जो है वो सर्विसेज का ले लीजिए 100 रुपया, और यहाँ पर सर्विसेज का जो कितने इंसान को दिया जा रहा है, 1 इंसान को दिया जा रहा है। तो ये तरीका है अपना जीडीपी कैलकुलेट करने का। मान लीजिए तो यहां पर आप कह रहे हैं 50 और यहां पर ये हो गया 100, यानी कि यहां पर अभी आपको कितना दिख रहा है, 150 रुपए जो है जीडीपी दिख रहा है। छोटे उदाहरण के लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज अगर कर दिया जाए सभी वस्तुओं और सेवाओं का, तो हमारा ओवरऑल जो निकल करके आता है ये होता है जीडीपी। लेकिन इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सोच करके आप खुद ही देखिए कि क्या देश के उत्पादन अगर बढ़े तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल बढ़ेगा। देश के अंदर सेवाएं ज्यादा तैयार होगी तब भी जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरीके से आप सोच करके देखिए, क्या वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगी और देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब जीडीपी नहीं बढ़ सकता क्या, तब भी बढ़ सकता है। अभी देखेंगे आगे। और उसी लिए तो हम लोग समझ रहे थे यहां पर कि स्थिर कीमत क्या है और चालू कीमत क्या है। देखिए मांग पक्ष का जो फॉर्मूला है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जीडीपी किसी भी देश का अगर है, किसी भी देश का जीडीपी अगर है तो उस देश की आर्थिक गतिविधियों को बताता है कि कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। क्योंकि किसी भी देश का जीडीपी उसी मामले पर डिपेंड करेगा कि देश के अंदर कैसे लोग जो है वो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, उत्पादन कैसे हो रहा है, निवेश कैसे हो रहा है, लोग खर्च कैसे कर रहे हैं, क्या दूसरे देश की वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं या अपने देश की वस्तुओं पर कर रहे हैं। ये सारे मामले जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। सो आर्थिक गतिविधियां जो है पता चलता है देश की जीडीपी से, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो समृद्धि काल होता है तो देश की खुशहाली मापने का भी ये ध्यान रखेंगे, एक अच्छा सूचक होता है। अगर हम कहते हैं किसी देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है, जैसे अमेरिका की जीडीपी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहते हैं कि पूरे देश की इकोनॉमी में, यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे जो ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है वो कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है ना। तो हम उसके जीडीपी के आधार पर उसको बड़ी इकोनॉमी कह देते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो जीडीपी होता है अपनी देश की खुशहाली का सूचक होता है, खुशहाली का इंडिकेटर होता है। दूसरी तरफ ध्यान देंगे कि जितना ज्यादा हमारी जीडीपी होगी उतना ही मजबूत देश अपना होगा, उतना ही मजबूत हमारी अर्थव्यवस्था होगी। ये बात भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब यहां पर ध्यान देंगे कि सकल घरेलू उत्पाद को 2 आधार पर मापा जा सकता है। एक होता है स्थिर कीमतों पर जीडीपी
जो कि आपने डेटा के साथ देखा, अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो स्थिर कीमतों पर अगर जीडीपी है तो इसे हम वास्तविक जीडीपी बोलेंगे, लेकिन अगर ये चालू कीमतों पर जीडीपी है तब हम इसको मौद्रिक जीडीपी बोलेंगे। अब कहेंगे सर देश के लिए कौन सा बढ़िया है, देखो देश के लिए कौन सा बढ़िया है, तो हम अगर आपसे ये कहें कि वस्तु का दाम बढ़ गया, देश में उत्पादन नहीं बढ़ा है, दाम बढ़ गया और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ा है, तो उसको हम लोग मौद्रिक जीडीपी कहेंगे। लेकिन देश के अंदर में उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ा, उत्पादन बढ़ गया, लोगों को रोजगार मिल गया, तब जाकर के जीडीपी बढ़ी है, तो वो होता है वो वास्तविक जीडीपी, जिसको स्थिर कीमतों पर मेजर किया जाता है। सो इतनी सी बातें तो आपको समझ आ गई होगी कि हाँ सर ये जो मौद्रिक जीडीपी है ये महंगाई को कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन ये जो वास्तविक जीडीपी की बात कर रहे हैं इसमें महंगाई को इनकार किया जाता है, यानी कि इग्नोर किया जाता है, क्योंकि महंगाई तो नियंत्रित करने का काम दो लोगों का है देश के अंदर में, और दो बड़े जो है वो ढांचे यहां पर काम करते हैं, दो बड़ी नीतियां काम करती है। एक सरकार लेकर के आती है जिसे राजकोषीय नीति बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें सरकार टैक्सेस में बदलाव कर सकती है ना, या फिर सब्सिडी में बदलाव कर सकती है। दूसरी तरफ जो देश के अंदर में ये इन सारी चीजों को, महंगाई को नियंत्रित करने का काम करती है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, जो भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और 1937 में इसको मुंबई कर दिया गया। अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो पूरी तरीके से जो मॉनेटरी है, पॉलिसी है, वो तो देश का केंद्रीय बैंक तैयार करेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी देश के अंदर इसीलिए तय की गई है ताकि 2-2 महीने के अंदर में वो सारी जो है वो डेटा चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम। जैसे देश के हालात रहेंगे वैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसएलआर, ये सब सारी चीजें बदलती है। ये सब क्या है एक अलग सी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, लेकिन अभी जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहने का मतलब क्या है। तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहने का मतलब है कि कीमत तो स्थिर है, कीमत स्थिर है, लेकिन देश का उत्पादन बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी मापने का मतलब है कि उत्पादन की मात्रा को एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों पर मापना, मतलब कीमत को बिल्कुल स्थिर मान लिया गया है और ये मान करके चल रहे हैं कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि समय के साथ तो बदलाव होते ही हैं, लेकिन हम स्थिर क्यों मान रहे हैं, स्थिर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम यहां पर महंगाई को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। सो स्थिर कीमतों पर जीडीपी मापने का मतलब है उत्पादन की मात्रा को एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों पर मापना। यह तरीका महंगाई या फिर मुद्रास्फीति को प्रभाव से हटा करके केवल जो है उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापा जाता है कि देश का उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा। क्योंकि देखिए वस्तु का कीमत बढ़ करके भी जीडीपी बढ़ जाता है। अगर आप मुझे कहोगे कि देश की जीडीपी सर 10 ट्रिलियन डॉलर कर दीजिए, मैं कर दूंगा, कल ही कर दूंगा मैं, लेकिन उसकी वजह से होगा क्या, देश में बहुत महंगाई आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि नहीं नहीं नहीं, हम देश का उत्पादन बढ़ाने की बात करें, देश में जितने भी अच्छे कारीगर हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, योग्यता वाले लोग हैं, इनको अच्छी नौकरियां दे देंगे जहां पर इनकी जरूरत है, ठीक है ना। तो वो उसके वजह से अगर उत्पादन बढ़ेगा देश का, अब तब जा करके जीडीपी बढ़ेगी, ये हमारी वास्तविक जीडीपी होगी। बात समझ आ रहा है। तो हम उत्पादन बढ़ा करके जीडीपी बढ़ाएं तो देश की खुशहाली के लिए अच्छा होता है, बात ध्यान से समझेंगे। उसके बाद अगर हम चालू कीमतों पर जीडीपी बढ़ाएंगे, चालू कीमत मतलब अभी किसी वस्तु का दाम कितना है बाजार में, है ना। तो चूंकि आपको मालूम है देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ, वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के साथ वस्तुओं का कीमत बढ़ता है ना। तो अगर आपका देश का उत्पादन वही रहेगा और देश में उन वस्तुओं का कीमत बढ़ गया है, तब भी तो जीडीपी आपको ज्यादा दिख सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि जीडीपी निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ता है इस फॉर्मूले का, जिसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज। अब ये देखो कि दोनों गुना में है, यहां पर भी दोनों गुना में है, तो प्राइस बढ़ा करके भी और उत्पादन को स्थिर रख करके भी जीडीपी ज्यादा हो सकती है। तो हमें वो जीडीपी नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर महंगाई आ जाएगी, बात समझिए। तो गरीब फिर दब करके रह जाएंगे, बात समझ रहे हैं, भूखमरी की समस्या आ सकती है। सो इसलिए स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो होता है इसे ही हम रियल जीडीपी बोलेंगे या फिर वास्तविक जीडीपी बोलेंगे। ये मामला क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात आती है चालू कीमतों पर जीडीपी। अब ये क्या है, यह जीडीपी ऐसा माप है जिसमें किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में, जैसे कि पूरे 1 साल, और 1 साल कौन सा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के अंदर, उस दौरान जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन हुआ, जो भी अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादन हुआ है, ध्यान रखेंगे, उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, यहां पर ध्यान रखिए, वर्तमान कीमतों के साथ अगर मापा जाता है
तो मुद्रास्फीति यानी कि इसमें शामिल है। सो इस बात को ध्यान रखेंगे कि महंगाई को भी शामिल कर लिया। अब महंगाई को अगर आप शामिल कर रहे हैं देश की जीडीपी के अंदर में, तब तो फिर चालू कीमतों पर जीडीपी है। बात समझ आ गई होगी। सो हमारे देश के लिए अगर जीडीपी रियल में देखना है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं, तो हमें स्थिर कीमतों पर जीडीपी को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। हमें चालू कीमतों पर जीडीपी अगर देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको जीडीपी रेट अच्छा खासा दिख सकता है, लेकिन दरअसल ये महंगाई को इग्नोर नहीं किया, महंगाई को भी शामिल कर लिया। बात समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो हमने आपको कहा कि देश के अंदर में मौद्रिक नीति तय की जाती है, अब ये मौद्रिक नीति का असर भी देश के अंदर में है, जिसकी वजह से देश का जो जीडीपी रेट है वो कम आया है सेकेंड क्वार्टर के लिए, ठीक है ना, 2024-25 के लिए। तो ये रेपो दर दरअसल होता क्या है? देखिए आसपास में जितने भी बैंक होते हैं वो सभी हैं व्यवसायिक बैंक, सभी क्या हैं? कमर्शियल बैंक हैं, व्यवसायिक बैंक हैं। अब इन बैंकों को अगर अल्पकाल के लिए कुछ पूंजी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो ये लोग आसपास के बैंक के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि भैया मुझे पैसे चाहिए। अब लेकिन वहां से अगर ना पैसा मिले तो क्या करेंगे? तो आसपास के जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं, इनका बैंक आखिर में कौन है? केंद्रीय बैंक। तो हम इसीलिए कहते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या है? बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, सरकार का सलाहकार, सरकार का एजेंट। तो इन सभी व्यवसायिक बैंकों को आखिरी एक मौका मिलता है कि चलो केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं। केंद्रीय बैंक के पास अगर गए तो वहां से अल्पकालीन को लोन लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर रेपो दर कह रहे हैं, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन जो है वो देता है। यानी कि अल्पकाल के लिए अगर आपके किसी व्यवसायिक बैंक को पैसा चाहिए तो केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे, उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन उस लोन के बदले में ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना। अब सोच कर ये देखिए कि अगर कमर्शियल बैंकों को, व्यवसायिक बैंकों को अगर ये लोन या फिर ये दर है ये ज्यादा चुकाना पड़ जाए तो इसका मतलब है व्यवसायिक बैंकों को लोन महंगा में मिला। अब व्यवसायिक बैंकों को ही लोन महंगा में मिलेगा तो आम जनता को भी महंगे में लोन बांटेंगे। अब ऐसी स्थिति कब ठीक होगी ये बताइए? जब देश के अंदर महंगाई हो तब ऐसी स्थिति ठीक है, लेकिन जब देश में वस्तुएं सेवाएं डिमांड की ही नहीं जा रही है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे सामान, तो इसका मतलब है रेपो दर को कम करना पड़ेगा ताकि व्यवसायिक बैंकों को सस्ता ब्याज दर पर लोन मिल सके अल्पकाल के लिए, और तब जाकर के जनता को ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सकेंगे व्यवसायिक बैंक। अब इससे जनता के हाथ में पैसा पहुंचेगा, जनता वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ाएगी, ऐसे इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो ये सरकार अगले तिमाही के अंदर में करने वाली है, ठीक है ना। सो यहां पर देखिएगा कि अगली तिमाही के अंदर पक्का है जो यहां पर रेपो दर है वो आपको कुछ ना कुछ कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये समझ आ गया कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ये जो दर है बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए होता है या फिर महंगाई को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब देश में अगर महंगाई है तो खास करके उस समय रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन देश में जब वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड ही नहीं है ना, तो उस वक्त रेपो दर को कम कर दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने दिखाया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर कम दिख रहा है तो यहां पर पक्का है आरबीआई इसको क्या करेगी? घटा देगी, रेपो दर को क्या करेगी? कम कर देगी, ठीक है ना। चलिए दूसरे टर्म में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बैंकों को पैसा यानी कि नकदी चाहिए तो वो अपने जो है प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज को क्या करती हैं? गिरवी रख देती हैं आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास अगर सिक्योरिटी पेपर चला गया, बात समझिए, सिक्योरिटी पेपर किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया, तो उसके अगेंस्ट में आरबीआई पैसा रिलीज करती है व्यवसायिक बैंकों को, जिससे कि व्यवसायिक बैंकों को ये चीजें लोन के तौर पर मिल गया। अब ये जो है वो ब्याज दर अगर सोचिए ज्यादा रहेगा तो व्यवसायिक बैंकों को आने की लोन महंगा में मिला है, तो इसकी वजह से जनता को लोन नहीं मिल पाएगा सही ढंग से, क्योंकि ज्यादा ब्याज दर रहेगा तो कौन सा जनता तैयार होगा लोन लेने के लिए। सो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इस कर्ज पर उनको ब्याज भी चुकाना पड़ता है और वही जो है वो क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। तो रेपो दर कुछ नहीं, समझ लीजिए कि व्यवसायिक बैंकों को एक तरीके से ब्याज चुकाना पड़ता है। किसको? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई से वो पैसा पहले लोन के तौर पर लिए होते हैं अल्पकाल के लिए। सो ये बातें आपको समझ आ गई होगी। तो अभी अपने देश के अंदर में क्या होने वाला है? रेपो दर अगले तिमाही के अंदर ये कम दिखने वाला है, स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब यहां पर आते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, रेपो दर का मेन मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, यानी कि यदि महंगाई अधिक हो तो आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है, जिससे कि बैंकों को महंगा कर्ज मिलता है, महंगा लोन मिलता है। मैंने अभी आपको बताया
लेकिन और वो अगर कम जो है वो कर्ज देते हैं तो इससे बाजार में नकदी कम हो जाएगा। सोच करके देखिए, आरबीआई ने क्या किया, आप ऐसे समझ लो, रेपो दर को बढ़ा दिया गया। रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने क्या किया है, बढ़ा दिया। इसकी वजह से कॉमर्शियल जो बैंक हैं, ध्यान देंगे, कॉमर्शियल, ठीक है, जो बैंक हैं, व्यवसायिक बैंक हैं, इनके पास लोन कम उपलब्ध होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब नकदी कम होगा इनके पास। अब इनके पास नकदी अगर कम होगा तो पब्लिक के पास भी, अगर देखोगे, पब्लिक के पास भी पैसे कम पहुंचेंगे। तो पब्लिक के पास अगर पैसा कम है तो देश के अंदर में जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर कह लीजिए कंजम्पशन घट जाएगा। कंजम्पशन घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि जीडीपी के अंदर में डिमांड साइड को देखेंगे तो C प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम को हम लोगों ने शामिल किया हुआ था। अब अगर यही कम रहेगा तो जीडीपी का रेट क्या दिखेगा आपको, कम दिखेगा, क्योंकि यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन तो है, आपने देखा 60 और 62% के अप्रोक्स में है, ठीक है ना। तो पहली तिमाही के अंदर 60% और दूसरी तिमाही के अंदर 62% है, मतलब अच्छी खासी तो कंट्रीब्यूशन है इसका देश की जीडीपी में। सो यहां पर समझना होगा कि रेपो दर को कम करना होगा। लेकिन यहां पर दूसरा चैलेंज आरबीआई के सामने या फिर केंद्रीय बैंक के सामने यह आ रहा है कि अगर देश में महंगाई होगा तो हम रेपो दर में कमी कैसे करेंगे, ये तो भारी जो है संकट की स्थिति है। सो यहां पर ऐसा आसान नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट में हम आपको निष्कर्ष भी बताने वाले हैं। सो दूसरा जो है उद्देश्य आप ध्यान दे लीजिए, कह रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, मतलब कि देखिए अगर यहां पर दूसरी तरफ से देखा जाए रेपो दर को तो इससे होगा क्या, कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर में ठीक है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर में गति देना हो, है ना, मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो, निवेश को प्रोत्साहन करना हो, तो उस समय आरबीआई क्या करेगी, दर को घटा देगी, रेपो दर को कम कर देगी। तो अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में जो है वो अगर रेपो दर को कम कर दिया जाए, रेपो दर को कम करेगा तो इसकी वजह से फायदा क्या होगा, निवेशक या फिर इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों से लोन के तौर पर लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है कर्ज सस्ता हो जाएगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा और ज्यादा नकदी का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अंदर बना रहेगा। अब ज्यादा प्रवाह अगर जो है वो मान लीजिए कि उत्पादकों के पास है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास है तो उसकी वजह से देश का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। बात समझिए, तो यहां पर आपको ओवरऑल ये चीजें सभी समझ में आ गई होगी, सब कुछ मैंने आपको डेप्थ में बताया है। सो एक एक करके आप जो है वो यहां से समझ चुके हैं मामला। अब ओवरऑल एक साथ में हम आपको अगर कहें तो फायदा और नुकसान क्या होगा, देखो अभी जो है वो इसके पहले का डेटा, बाद की डेटा जो भी है, ओवरऑल हमें जो है वो 7% के अप्रोक्स में अगर लेकर के जाना अपनी इकोनॉमी को, तो पक्की स्वाभाविक सी बात है कि हमें जो है वो इस जीडीपी दर से काम तो नहीं चलने वाला है। हम चूंकि देख पा रहे हैं कि पहली तिमाही के अंदर में लेकर के चलते हैं वापस से हम आपको, पहली तिमाही के अंदर आप देखोगे, पहली तिमाही के अंदर में तो ये रेट कितने के अप्रोक्स में दिख रहा था, आप यहां पर ध्यान दोगे, पहली तिमाही के अंदर में 6.7% और दूसरी तिमाही के अंदर में 5.4%। अब ये दोनों का औसत एक बार आप निकाल करके देख लीजिएगा, ये जो है वो 6% के अप्रोक्स से 16 ऊपर जाएगा। मतलब कि यहां पर आप कह लीजिए 6.7% है और नीचे कितना है, ये आपका 5.4% है। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने से 11 आ रहा है, यहां पर 6 5 11 और 12, मतलब यहां पर 12.1 आया है। 12.1 है तो आप इसको 2 से भाग करेंगे, चूंकि 2 क्वार्टर के लिए है तो यहां पर 2 से भाग करके देख लीजिए, ये 6% के अप्रोक्स में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये 6% के अप्रोक्स में रह रहा है। और अगर हम जो है वो जीडीपी दर को टारगेट किए हुए 7% या फिर 8%, तो ये मुश्किल है, असंभव है, लगभग आप ये कह लीजिए। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहां पर फेल हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारें जो है वो टाइम पर अपनी पॉलिसीज बदलाव करते रहती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स के रेट को कटौती कर सकती है, रेपो दर को घटा सकती है। ये सारे निष्कर्ष आपको ध्यान रखने हैं, अगले क्वार्टर में आपको सारी चीजें दिख जाएगा डेटा के साथ। सो आज रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले किसी अपडेट के साथ और बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम जो है वो एक देश के शुभचिंतक होने के नाते या फिर आप सभी विद्यार्थियों का शुभचिंतक होने के नाते बहुत सारी शुभकामनाएं अपने देश के लिए है कि जीडीपी दर बस अपनी एक पटरी पर आ जाए और हम पूरी देश और पूरी दुनिया के अंदर में सबसे तेजी से निकलती हुई इकोनॉमी को देख सकें भारत के रूप में। सो आज रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।